गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक जितने लोगों को एंट्री लेनी थी वो लोग ले चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। अभी तक हम लोगों ने एक मेथड आप लोगों को सिखाया है, मैंने आपको स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। अब हम लोग दूसरा मेथड सीखेंगे। काम वही ये करेगा जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड करेगा, ठीक है। मतलब ये भी इंडिटर्मिनेट बीम हो या फ्रेम हो, कोई भी इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो काम आप लोग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से कर पाते थे, वही काम आप लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी कर पाएंगे, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। ठीक, इसको मतलब इसका जो स्टेप्स हैं सॉल्व करने का वो अलग है। लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो आपको दोनों से सेम मिलेगा। आप एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करिए, आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जैसे कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का काम कहाँ से कहाँ तक था, सिर्फ आपको इंड मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता था स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। सेम उसी तरह मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का भी काम इंड जो इंड मोमेंट है वो कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद का स्टेप स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दोनों में सेम है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में क्या होता था, हम लोग फॉर्मूले का यूज करते थे। एक फॉर्मूला बना रखा था हम लोगों ने, उसका यूज करते थे। वो फॉर्मूला कैसे आया था वो भी आपको सिखाया था। ठीक, तो अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में कोई एक बड़ा सा फॉर्मूला नहीं होगा, छोटे छोटे फॉर्मूले यूज होंगे कई। तो देखिए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो फॉर्मूले के तौर पे यूज होंगे, वही रूल्स रेगुलेशंस आपको पहले जान लेने हैं, फिर इसके बाद आप लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है कि सपोज यहाँ पे एक ज्वाइंट है, सपोज ये एक ज्वाइंट है, ठीक है, ऐसा कुछ ये एक ज्वाइंट है। और मान लीजिए ये एक ज्वाइंट इधर साइड जो है ये फिक्स्ड है, इधर भी मान लीजिए कि ये फिक्स्ड है, इधर भी ये फिक्स्ड है, इधर ये हिंज है और इधर भी ये हिंज है। ठीक है, मैंने सिर्फ फिक्स्ड और हिंज दो इंड लिए हैं, क्योंकि ओवर हैंगिंग के लिए आपको पता है दूसरा तरीका यूज करते हैं, तो इसमें भी हम लोग ओवर हैंगिंग के लिए दूसरा तरीका यूज करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। पहले की तरह ही आपको 5 केसेस ही सीखने हैं, उन्हीं केसेस से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। या तो इंड फिक्स्ड होगा, या तो इंड सिंपली सपोर्टेड होगा, या तो इंड जो है वो ओवर हैंगिंग होगा। इसके अलावा डिफ्लेक्शन या तो होगा या तो नहीं होगा, और या तो आई जो है वो कांस्टेंट होगा, या तो सभी स्पान के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, ये आपको पता है। तो इतने 5 केसेस अगर आप सीख पाते हैं तो आप सभी सीख लेंगे। मान लीजिए कि ये इंड जो है, मिडिल का जो इंड है वो है बी, यहाँ पे इंड है ए, ये इंड है सी, और ये इंड है डी, और ये इंड है सपोज ई इंड है। ठीक है, तो ये अगर इस तरीके का केस जो है वो आपके सामने, मतलब ये तो एक जनरल केस आपके सामने है। ये एक हमने ज्वाइंट लिया है, बी ज्वाइंट लिया है, जिसमें से 4 स्पान आकर जुड़े हुए हैं, ए बी स्पान, सी बी स्पान, डी बी स्पान और ई बी स्पान। ठीक है, अब अगर हमें इस इंड पे, मतलब ये जो हमारा जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे अगर हमें रोटेशन करना है, इस ज्वाइंट पे, ये ज्वाइंट जो है वो एक ज्वाइंट है इस, और इससे पहले भी हम लोगों ने देखा, हम अगर इंटरनली कोई ज्वाइंट आता है तो हम लोग उसे फिक्स्ड की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर ये फिक्स्ड है और इसमें हमने कुछ रोटेशन करना चाहा, रोटेशन करने के बाद जो नया डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा हो के इधर ये इधर ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आगे तक जा रहा है, समझ लीजिए कि ऐसे हमने इधर साइड ये रोटेट हुआ, सेम इसी तरह ये भी रोटेट होगा कुछ ऐसे, ये भी इधर साइड इतना रोटेट हुआ, ये भी कुछ रोटेट होगा ऐसे। ठीक, और ये भी ऐसे ही कुछ रोटेट होगा।
अब ये जो रोटेशन हो रहा है, जब हम इसमें कोई मूवमेंट लगाएंगे, सपोज हमने यहाँ पर ऐसे यहाँ पर कोई मूवमेंट लगाया, एक जॉइंट पे कोई हमने मूवमेंट एम लगाया, उस मूवमेंट को लगाने की वजह से सभी जो चूंकि ये इंड क्या है, ये हम इस इंड को फिक्स मान रहे हैं, तो जो रोटेशन आएगा उस रोटेशन पे जो थीटा होगा वो सभी में सेम होगा। ठीक है, तब आप लोगों के दिमाग में आएगा अगर फिक्स्ड है तो रोटेशन कैसे आएगा। तो बेटा हम लोग फिक्स्ड मानते हैं, फिक्स्ड होता नहीं है, ये ज्वाइंट है। ठीक है, तो ज्वाइंट इन द सेंस कि अगर हमने कुछ मूवमेंट लगाया तो जो थीटा क्रिएट होगा वो सभी में सेम होगा, हम लोग ऐसा मानते हैं, सभी में सेम होगा। ठीक, अब जब सभी में सेम होगा, हमने ये जो एम मूवमेंट लगाया, तो कुछ ऐसा समझिए कि हमें थीटा क्रिएट करना था, सभी जो स्पान जो कनेक्टेड है उन सभी स्पान में हमें थीटा क्रिएट करना था। थीटा क्रिएट करने के लिए हमने एक मोमेंट लगाया अपनी ओर से m। ठीक है, और ये m का वैल्यू कितना होगा ये आपको पता है, इससे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में आप लोगों ने इससे पहले भी सीखा है कि अगर हमें थीटा स्लोप क्रिएट करना है तो हमें m कितना चाहिए होता है, m हमें फिक्स्ड और हिंज दोनों के लिए अलग अलग चाहिए होता है। तो जो m चाहिए होता है वो क्या होता है, 4ei/l थीटा, किसके लिए, फिक्स्ड इंड के लिए, और अगर हिंज होता है तो 3ei/l होता है। ठीक है, तो अगर ये तो वैल्यू क्या है वो तो बाद की बात है, वो मैं फिर से बताऊंगी आप लोगों को। अगर हमें यहाँ पर थीटा क्रिएट करना है तो हमने यहाँ पर m मोमेंट लगा दिया, लेकिन इफेक्ट जो पड़ा वो सभी में सेम था, थीटा 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 हर जगह क्रिएट हो गया, लेकिन पर्टिकुलर स्पान में कितना m लगा, ये जो m हमने लगाया ये तो हमने एक ज्वाइंट पे लगाया, एक ज्वाइंट पे लगाया। अब उस ज्वाइंट पर अलग अलग जो स्पान, 4 स्पान आपको कनेक्टेड दिख रहे हैं, उन चारों स्पान में कितना गया, कितना मोमेंट गया, इंडिविजुअली अलग अलग मोमेंट जाएगा, तो कितना मोमेंट जाएगा। ठीक, तो जितना मोमेंट जाएगा ये किस पे डिपेंड करेगा, ये एक टर्म जो आप लोग कैलकुलेट करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है मैं बताऊंगी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सपोज BA का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जितना है उतना टाइम्स ऑफ m BA पे चला जाएगा। मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला आप लोग देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है मोमेंट ट्रांसफर्ड to that span divide by total moment on joint। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू आप दूसरे आपको और भी फॉर्मूले में बताऊंगी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के करीब 2-3 फॉर्मूले में आपको बताऊंगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर उन फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे जब आपको एक बार डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पता चल गया और टोटल मोमेंट ज्वाइंट पे m जो आपको पता है, अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो एक स्पान में कितना मोमेंट ट्रांसफर होगा वो आप पता कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह सबसे पहला जो आपका टास्क होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना। जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप निकाल लेंगे तो उसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पर्टिकुलर स्पान के लिए, हर एक स्पान के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हिसाब से वो उतना m जो है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए BA का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आया, मान लीजिए कि 1/5 आ गया, सपोज 1/5 आ गया, तो m/5 मोमेंट जो है वो BA पे ऐड हो जाएगा। ठीक, और मान लीजिए इसका BC का जो है वो 2/5 आ गया, तो 2m/5 मोमेंट जो है वो MBC में ऐड हो जाएगा। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालना है वो हम बताएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के बाद ये जो m है, जो एक ज्वाइंट में मोमेंट आया है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग स्पान में। और एक चीज और, सभी का समेशन, जितना मोमेंट ट्रांसफर हुआ है उन सभी का समेशन जो है वो m के बराबर हो जाएगा, यानी सभी स्पान का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर
का अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का अगर समेशन आप करेंगे एक ज्वाइंट पे जुड़े हुए सभी स्पान का, तो वो समेशन 1 आएगा। ठीक, इतना चीज क्लियर है कि थीटा क्रिएट करने के लिए हमें जो मोमेंट चाहिए वो m है, और वो m डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हिसाब से सभी जो स्पान है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करने के और भी तरीके, और भी मतलब क्या, वही फॉर्मूले आप यूज ही करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होता है relative stiffness of that member divided by total relative stiffness of that joint। ये फॉर्मूला यूज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए। तो अब रिलेटिव स्टिफनेस आपको चाहिए, तो रिलेटिव स्टिफनेस के लिए फॉर्मूला होता है, रिलेटिव स्टिफनेस के लिए फॉर्मूला डिपेंड करता है इंड कंडीशंस पे, इसलिए मैंने आपको अलग अलग इंड कंडीशंस यहाँ पर दी हैं। जैसे कि देखिए, अब अगर आपको BA का रिलेटिव स्टिफनेस निकालना है, BA का रिलेटिव स्टिफनेस निकालना है, तो आपको क्या होना है, किस ज्वाइंट से सॉल्व कर रहे हैं हम, बी ज्वाइंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो बी से स्टार्ट वाला मेंबर लेंगे, तो BA बोलेंगे, AB कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं MAB और MBA दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक, तो MBA की बात हो रही है यहाँ पर, तो BA स्पान के लिए हमें रिलेटिव स्टिफनेस चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या हम लोग करते हैं, हम अपने आप को बी पर रखते हैं और दूसरे इंड की ओर देखते हैं, जिस इंड के लिए, जिस स्पान के लिए हमें रिलेटिव स्टिफनेस निकालनी है, उसके ज्वाइंट वाले इंड पर हम अपने आप को रखते हैं और दूसरे इंड की साइड देखते हैं। यहाँ पर देखा हमने, हमें ए पॉइंट दिखा, और ए पॉइंट पे हमें कौन सा ज्वाइंट दिखा, हमें ज्वाइंट फिक्स्ड ज्वाइंट दिखा। तो जब हम लोग बी पॉइंट पे अपने आप को रखते हैं, मतलब ज्वाइंट पे अपने आप को रखते हैं और दूसरी साइड देखते हैं, दूसरे ज्वाइंट जो हम लोग देखते हैं, स्पान के दूसरे साइड का जो ज्वाइंट देखते हैं वो ज्वाइंट कौन सा है। दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो वो ज्वाइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा, या तो वो ज्वाइंट क्या होगा, हिंज होगा। दो सिचुएशंस हो सकती हैं। तो अगर ज्वाइंट फिक्स्ड होता है तो फॉर्मूला होता है रिलेटिव स्टिफनेस का I/L, जिसमें से L क्या है, लेंथ ऑफ द स्पान है, जिसके लिए आप रिलेटिव स्टिफनेस निकालना चाहते हैं, उसके लिए I जो होगा वो डिवाइड बाई L। I आपको पता ही है, L मतलब लेंथ। ठीक, अब देखते हैं, ये तो हमने क्या निकाला, ये रिलेटिव स्टिफनेस निकाला हमने एक फिक्स्ड के लिए, यानी यहाँ पर जो इस एग्जांपल है, तो या तो BA के लिए क्या हो जाएगा, I/L हो जाएगा। मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो L1 है, तो ये हो जाएगा I/L1। ठीक, अब ये रिलेटिव स्टिफनेस किसके लिए था, AB के लिए था। अब हम लोग BC के लिए रिलेटिव स्टिफनेस देखते हैं। BC के लिए रिलेटिव स्टिफनेस देखना चाहा हमने, तो हमें क्या मिला, I, अगर दोनों के लिए अलग अलग है तो I1 I2 ले लीजिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए BC का जो लेंथ है वो L2 है मान लीजिए, तो L2 रिलेटिव स्टिफनेस, दूसरी रिलेटिव स्टिफनेस आ गई। BD के लिए रिलेटिव स्टिफनेस देखते हैं। BD के लिए रिलेटिव स्टिफनेस, BD के लिए रिलेटिव स्टिफनेस इक्वल टू BD। देखा तो हमें D इंड कैसा दिखा, हमें हिंज दिखा। तो अब हिंज के लिए I/L फॉर्मूला नहीं होता है, हिंज के लिए फॉर्मूला होता है 3I डिवाइड बाई 4L, मतलब 3/4 मल्टीप्लाइड बाई I/L। ठीक, तो मान लीजिए कि ये BD जो है, BD का जो लेंथ है वो क्या है, L3 है, तो BD का जो लेंथ है वो हमने L3 लगा दिया। अब आता है BE के लिए। BE के लिए रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ BD
इक्वल टू 3/4 I/L, क्योंकि E जो है वो हिंज है, तो 3/4 I/L, L मान लीजिए ये L4 है, तो L4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। मतलब सिर्फ दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अपने आप को उस इंड पे रखना होता है जिस इंड पे आप काम कर रहे हैं, मतलब जिस ज्वाइंट को आप सॉल्व कर रहे हैं उस ज्वाइंट पे अपने आप को रखिए, और जिस स्पान का हमें रिलेटिव स्टिफनेस निकालना है उसके दूसरे इंड को देखिए। अगर वो दूसरा इंड फिक्स्ड है तो फॉर्मूला होगा I/L, और अगर दूसरा इंड हिंज है तो फॉर्मूला होगा 3/4 I/L, ठीक है। अब आपने सभी स्पान का रिलेटिव स्टिफनेस निकाल लिया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टोटल रिलेटिव स्टिफनेस निकालना। तो टोटल रिलेटिव स्टिफनेस इक्वल टू होता है सभी जितने भी स्पान कनेक्टेड हैं उन सभी का रिलेटिव स्टिफनेस को हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब सिग्मा ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। तो सिग्मा ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस मतलब BA का रिलेटिव स्टिफनेस प्लस BC का रिलेटिव स्टिफनेस प्लस BD का रिलेटिव स्टिफनेस प्लस BE का रिलेटिव स्टिफनेस, मतलब ये जो सभी रिलेटिव स्टिफनेस दिख रहे हैं इन सभी को प्लस कर देंगे तो उस ज्वाइंट का टोटल रिलेटिव स्टिफनेस मिल जाएगा। एक बार टोटल रिलेटिव स्टिफनेस कैलकुलेट हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल टू रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ दैट मेंबर डिवाइड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सबसे पहले निकालना होगा हमारा। किसी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से अगर सॉल्व करने के लिए कोई क्वेश्चन गिवन है तो सबसे पहला काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें हर एक मेंबर का रिलेटिव स्टिफनेस पता होना चाहिए। रिलेटिव स्टिफनेस को फाइंड आउट करने के बहुत सिंपल से रूल हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं जिस जॉइंट के लिए सॉल्व करना है उस जॉइंट में कितने स्पान कलेक्टेड हैं, हर एक स्पान के लिए रिलेटिव स्टिफनेस निकालते हैं। अगर जिस पॉइंट पे है जॉइंट पे रहिए और दूसरे स्पान के इंड की तरफ देखिए, अगर वो इंड फिक्स्ड है तो फॉर्मूला होगा I/L, अगर वो इंड हिंज होगा तो फॉर्मूला होगा 3/4 I/L। सभी स्पान के लिए रिलेटिव स्टिफनेस इंडिविजुअल निकाल लीजिए, फिर इस ज्वाइंट के लिए टोटल रिलेटिव स्टिफनेस निकालिए, सभी स्पान के रिलेटिव स्टिफनेस का समेशन कर दीजिए। फिर से पर्टिकुलर स्पान के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना होगा जिसके लिए फॉर्मूला होगा उस पर्टिकुलर स्पान का रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। मान लीजिए हमें BA के लिए निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो BA के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा BA का रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना का काम यहाँ पर खत्म हो गया। एक बार आपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया उसके बाद आपको ये मोमेंट कैसे आ जाएगा वो आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा कि ये मोमेंट कहाँ से आ जा रहा है, एक्स्ट्रा मोमेंट आएगा, ठीक है। तो ये मोमेंट को हम लोग स्पान में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग स्पान में सभी स्पान में सेंड कर देते हैं, ठीक है। एक बार हमें स्पान में सेंड कर दिया तो ये जो है मोमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इतने में किसी को कुछ पूछना है? मैंने आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना सिखाया है और इसके बाद मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाया है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप बताइए बच्चों, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे इसका नेक्स्ट, मतलब अभी तो एक ही छोटा सा टर्म आपने सीखा है, अभी नेक्स्ट टर्म भी सीखना है आपको। हैंड रेज करिएगा किसी को कुछ पूछना है बेटा, तो नहीं पूछना है। अच्छा, 3/4 क्या है बेटा? वो फॉर्मूला है, जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कैसे आएगा वो डेरिवेशन आपको सिखाऊंगी मैं, ठीक है। 3/4 I/L मल्टीप्लाई फॉर्मूला है वो रिलेटिव स्टिफनेस का, ठीक है। वो फॉर्मूला कैसे आया? जैसे I/L फॉर्मूला है वैसे ही 3 मल्टीप्लाइड बाई I डिवाइड बाई 4L ये फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला कैसे है वो मैं सिखाऊंगी, डेरिवेशन भी सिखाऊंगी। लेकिन चूंकि इनके डेरिवेशन कभी पूछे नहीं जाते हैं तो आपका मेन जो फोकस होता है वो सॉल्व, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं वो उनको सॉल्व करने में होना चाहिए।
ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में मैं समझती हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप लोग निकाल लेंगे। एक बार आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना सीख गए तो जरा आप लोग अब सीखेंगे कैरी ओवर मोमेंट। कैरी ओवर मोमेंट, कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है, फिर से आपको एक डायग्राम बनाना होगा। अगेन ही मैंने वही पहला वाला एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पर भी फिक्स्ड है, ये हिंज है, ये भी हिंज है, ये इंड है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। ठीक है, अब देखिए कैरी ओवर मूवमेंट का क्या, जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि एक ज्वाइंट पर अगर कोई मोमेंट आता है तो वो मोमेंट अपने स्पान के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हिसाब से स्पान में भेज दिया जाता है। ठीक है, और वो ऐड कहां पर होता है, जैसे इधर बीए में था तो वो जो एम जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई एम जो होगा वो एम बीए में जाके ऐड होगा। तो अगर यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी तरीके से एक मोमेंट आया, सपोज इस जगह पर किसी तरीके से एक मोमेंट m ट्रांसफर हुआ, सपोज m1 बोल दो, m1 अभी तो m जो है वो ज्वाइंट पे ट्रांसफर हुआ था, सपोज यहाँ पर ba में क्या ट्रांसफर हुआ, m1 ट्रांसफर हुआ है, और bc में क्या ट्रांसफर हुआ है, m2 ट्रांसफर हुआ है, bd में कितना ट्रांसफर हुआ है, m3 ट्रांसफर हुआ है, और be में कितना ट्रांसफर हुआ है, मान लीजिए m4 ट्रांसफर हुआ है। इस m को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 करेंगे तो m आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद की बात आती है, अगर BA पर किसी भी स्पान पर एक मोमेंट आया है तो अब वो मोमेंट दूसरे मोमेंट, मतलब कि m ये किस पे ऐड हुआ जाके, MBA में ऐड हुआ जाके, ये जो m1 ऐड हुआ वो MBA में ऐड हुआ, लेकिन हम लोग जिस ज्वाइंट पे काम कर रहे हैं उसके दूसरे साइड देखते हैं, अगर इंड फिक्स्ड है तो कैरी ओवर मोमेंट सॉरी, अगर इंड फिक्स्ड है तो कैरी ओवर मोमेंट एक्स्ट्रा मोमेंट ट्रांसफर हो जाता है किस पे, MAB पे। ठीक है, और वो कितना होता है, जितना मोमेंट स्पान पे आया है उसका डिवाइड बाय 2, मतलब कि कैरी ओवर मोमेंट इक्वल टू मोमेंट अप्लाइड डिवाइड बाय 2 इन केस ऑफ फिक्स्ड सपोर्ट। अगर दूसरी साइड हिंज है, जैसे कि बीई में देखिए, तो कोई भी कैरी ओवर मोमेंट ट्रांसफर नहीं होता है। फिर से मैं बोलूं, अगर एक बार आपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मल्टीप्लाई करके मोमेंट जो है वो ट्रांसफर कर दिया, सपोज MBA पे गया मोमेंट, तो अब आप लोग देखेंगे कि ए पर कौन सा ज्वाइंट है, अगर ज्वाइंट फिक्स्ड है तो m1/2 मोमेंट MAB में भी ऐड हो जाएगा उसी सेम साइन के साथ, साइन नहीं चेंज करेंगे, अभी साइन के बारे में तो कुछ मैंने बोला ही नहीं आपको। ठीक है, तो साइन वही रहेगा, जो m1 का साइन है वही साइन रहेगा, MAB पे m1/2 जो है वो ऐड हो जाएगा। मतलब कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपने एक बार मोमेंट कोई ट्रांसफर किया एक स्पान पे, तो उस स्पान पे मोमेंट ट्रांसफर करने के तुरंत बाद आप देखिए कि अदर साइड पे कौन सा इंड है, अगर इंड हिंज है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, लेकिन अगर इंड फिक्स्ड है तो आपको अपोजिट साइड के मोमेंट में, मतलब MAB पे आपको m1/2 ऐड करना होगा उसी साइन के साथ जिस साइन पे m1 है। ठीक है, तो ये कैरी ओवर मोमेंट है। इसके अलावा कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो आपको पहले से ही पता है, वो भी यूज होगा इस पे, जैसे कि अगर ये हिंज है तो हिंज पे मोमेंट 0 होता है, जैसे कि MEB जो है वो 0 होगा, ये आपने इससे पहले भी किया है, स्लोप डिफ्लेक्शन में भी हम लोग इस चीज को यूज करते थे कि अगर हिंज है
तो उससे शुरू होने वाला जो मोमेंट होगा, फाइनल मोमेंट जो इंड मोमेंट होगा वो 0 होगा, मतलब MEB जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, ये तरीका बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। इसके अलावा हाँ, एक ज्वाइंट पे मिलने वाले सभी मोमेंट का समेशन जो है वो 0 होता है, वो आपको पहले भी बताया गया था, और वो चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से यूज होगी। ठीक है, तो इतने रूल्स रेगुलेशंस मैंने जो आपको बताए हैं, अगर ये आप याद रखते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं, पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन जितना हो पाएगा उतना कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, सिंपली सपोर्टेड इंड है, सिंपली सपोर्टेड इंड का क्वेश्चन है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम, और कंटिन्यूअस बीम दिया है मैंने ये। एक चीज और, अभी तो हर तरीके का क्वेश्चन हर तरीके से मेथड से सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको सॉल्व करने पे आपको कंपेल नहीं किया गया है कि इसी मेथड से सॉल्व करो, तो आपको खुद समझ में आएगा, जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि जहां पर इंड फिक्स्ड होते हैं वहां पर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को यूज करना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती थी क्या, कि थीटा इक्वल टू 0 है, वो एक्स्ट्रा इंड ये इंड होने पर, फिक्स्ड इंड होने पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन आपके पास हो जाती थी। लेकिन उसी जगह पे ऐसा इंड जहां पर जो हिंज सपोर्ट है उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उसमें जो है आपको एक मतलब एक थीटा जो है एक मिलता था, वो भी अननोन होता था। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आप लोग देखोगे कि जो, एक मिनट मैं आपका अटेंडेंस ले लूं। ठीक है, हो गया आप लोगों का अटेंडेंस। अब देखिए, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर इंड हिंज होता है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा क्या, वो तो कंडीशन पहले भी हम लोग यूज करते थे कि MEB इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन ये चीज यहाँ पर बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन हमने देखा, दोनों इंड जो है वो हिंज हैं, और ये बीच पे भी एक सिंपली सपोर्टेड लगा हुआ है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि बीच में जितने भी सपोर्ट आते हैं वो सब फिक्स्ड की तरह यूज किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ ज्वाइंट चाहिए और रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ मेंबर चाहिए। तो यहाँ पर ज्वाइंट देखिए, यहाँ पर एक ज्वाइंट है वो है बी, और उसमें दो स्पान कनेक्टेड हैं, BA और BC, दो स्पान कनेक्टेड हैं। तो हमें BA का और BC का हमें रिलेटिव स्टिफनेस चाहिए। तो रिलेटिव स्टिफनेस के लिए मैंने आपको रूल्स क्या बताए थे, कि जिस जॉइंट पर आप हैं उसके अदर साइड देखिए, अगर इंड फिक्स्ड है तो फॉर्मूला होता है I/L, और अगर इंड हिंज है तो फॉर्मूला होता है 3/4 I/L। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे BA के लिए जब आप सॉल्व करना चाहेंगे, BA के लिए जब आप देखेंगे तो हिंज है मतलब 3/4 I/L, तो फॉर्मूला देखिए, तो ये देखिए 3/4 I/L फॉर्मूला, और I की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो हम BA और BC दोनों के लिए हम लोग सेम I यूज करेंगे। तो 3/4 एज इट इज I, और स्पान क्या है, BA का स्पान क्या है, 4 है, तो 4 है, सॉल्व किया तो फॉर्मूला आ गया क्या, 3I/16। इसी तरह BC का भी रिलेटिव स्टिफनेस निकालते हैं, अदर इंड जो है वो हिंज है मतलब 3/4 I/L, L क्या है, 6 है, तो ये देखिए 3/4 I/L 6 है, तो सॉल्व किया तो I/8 आया। इस B ज्वाइंट पे दो मेंबर कनेक्टेड हैं, BA और BC, उन दोनों का रिलेटिव स्टिफनेस हमने निकाल लिया। नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस निकालना होता है एक ज्वाइंट के लिए। तो टोटल रिलेटिव स्टिफनेस निकाला 3I/16 प्लस I/8, सॉल्व किया, क्या आया, 5I/16 आ गया। अब ये 5I/16 टोटल रिलेटिव स्टिफनेस आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पान के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल टू रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ दैट मेंबर डिवाइड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस।
अब देखिए रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ दैट मेंबर है 3i/16, देखिए 3i/16 डिवाइड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस मतलब 5i/16, 5i/16 सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 3/5। अब इसी तरह बी सी मेंबर के लिए जब हम लोग देखेंगे तो रिलेटिव स्टिफनेस यानी i/8 डिवाइड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस मतलब 5i/16, 5i/16 सॉल्व करने पे वैल्यू आ गई 2/5। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है BA और BC के लिए आ गया 3/5 एंड 2/5। ठीक, अब इन दोनों को अगर आप प्लस करके चेक भी करना चाहें, जो मैंने आपको बताया कि एक ज्वाइंट पे जितने भी मेंबर कनेक्टेड हैं उन सभी मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का आप समेशन करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। यहाँ पर 2 मेंबर कनेक्टेड हैं, दोनों को आप प्लस करेंगे 3/5 प्लस 2/5 इक्वल टू 5/5 यानी 1। ठीक है, तो इस चीज पे आप क्लियर हैं, आप सही हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपने निकाल लिया, तो अब मैंने आपको बताया था कि एक m जो आएगा वो m इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई होके हर एक स्पान में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अब वो m कैसे आएगा वो आपको देखना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इंड मोमेंट निकालते हैं, फिक्स्ड इंड मोमेंट निकालते हैं। फिक्स्ड इंड मोमेंट निकालने के फॉर्मूला अभी भी वही है जो आपको पहले आपने सीखा था। देखिए यहाँ पर यहाँ पे फिक्स्ड मानेंगे, यहाँ पे फिक्स्ड मानेंगे, यहाँ पे फिक्स्ड मानेंगे, तो एम फिक्स ए बी, एम फिक्स बी ए, एम फिक्स बी सी और एम फिक्स सी बी, ये चारों मोमेंट आपको निकालने हैं। यूडीएल लगा हुआ है मतलब WL²/12 होगा, यानी एम ए बी इक्वल टू माइनस का WL²/12 होगा और एम बी ए इक्वल टू प्लस का WL²/12 होगा। इसी तरह एम बी सी इक्वल टू माइनस का WL²/12 और एम सी बी इक्वल टू प्लस का WL²/12। फॉर्मूले देखिए, स्मॉल w की वैल्यू 6 है और l जो है 4 है, सॉल्व हो गया। स्मॉल w 6 एंड 4, स्मॉल w यहाँ पर 10 है और लेंथ जो है वो 6 है। तो ये आपने फिक्स्ड इन मोमेंट निकाल लिया, ये कोई नया नहीं है, ये आपको पहले से आता है। अब जो नया है उसमें ये है, आपको एक टेबल बनानी होगी। अच्छा, इससे पहले भी एक टेबल हमने यूज की है, उस टेबल का फॉर्मेट देख लीजिए और यही टेबल का फॉर्मेट हमेशा रहेगा। ज्वाइंट कौन सा है, मेंबर कौन कौन से हैं, रिलेटिव स्टिफनेस क्या है, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है। ठीक है, अब देखिए चूंकि ए और सी जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, इसलिए एम ए बी और एम सी बी इक्वल टू 0 होगा। ये आपको पहले भी मैंने बोला था। ये देखिए चूंकि ए और सी जो है, ए इंड और सी इंड जो है वो क्या है, जो है सिंपली सपोर्टेड है, यानी एम ए बी इक्वल टू 0 होगा और एम सी बी इक्वल टू 0 होगा। ये हम लोग पहले भी यूज करते थे और फिर अभी यहाँ बहुत अच्छे से यूज किया जाएगा ये। ठीक, अच्छा एक इस जगह पर ये तो करेक्शन हमने, अब देखिए टेबल बनता है इसमें ये टेबल बनता है और इस टेबल का हमें एक्सप्लेनेशन भी देना होता है। ठीक है, तो पहले टेबल देखते हैं, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए ए बी और सी, ए और सी पर हिंज है और बी पर एक ज्वाइंट है। तो देखिए लिखने का तरीका कैसे होता है, ए बी सी ज्वाइंट लिखिए, मतलब कोई भी हिंज है वो लिखिए, लिखा हमने। और बी जो है एक ज्वाइंट है जिसपे दो इंड कनेक्टेड है, बी ए कनेक्टेड है और बी सी कनेक्टेड है। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है, देखिए बी ए की साइड वाला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो 3/5 है, तो हमने ऐसे लिख दिया। और बीसी की साइड का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था वो 2/5 था, तो ऐसे लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को। ठीक है, अब ये जो मोमेंट है इनको मोमेंट करेस्पॉन्डिंग लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो मोमेंट आया है एम ए बी इक्वल टू माइनस का 8 आया है और एम बी ए इक्वल टू प्लस का 8 आया है। तो देखिए लिखते हैं एम ए बी इक्वल टू माइनस का 8, यहाँ पे लिख दिया। एम ए बी ए से स्टार्ट है तो ए के पास लिख दिया एम ए बी। एम बी ए जो है वो प्लस का 8 है, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया बी ए है प्लस का 8 है, इधर लिख दिया। अब एम बी सी इक्वल टू माइनस का 30 है, तो यहाँ पे लिख दिया। और एम सी बी इक्वल टू प्लस का 30 है, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखिए अब हमें जो हमने 2-3 रूल्स रेगुलेशंस आपको बताए हैं वो रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। जैसे कि अदर इंड, जिस ज्वाइंट पे आप काम कर रहे हैं उसका अदर इंड अगर हिंज है तो उसपे जो मोमेंट आएगा फाइनली वो 0 होना चाहिए। और एक ज्वाइंट पर जितने भी मेंबर कनेक्टेड हैं उन सभी का मोमेंट जो है वो समेशन ऑफ मोमेंट जो है वो 0 होना चाहिए। ये दो चीजों से आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर ए पर
माइनस का 8 है, लेकिन एक्चुअली में एम ए बी क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो करेक्शन कितना अप्लाई करेंगे यहाँ पर, माइनस का 8 है, 0 होना चाहिए, तो करेक्शन अप्लाई होगा प्लस का 8 का। मतलब प्लस का 8 एक्स्ट्रा मोमेंट हमने लगा दिया, प्लस का 8 एक्स्ट्रा मोमेंट हमने यहाँ पर लगा दिया। अब यही वो मोमेंट है जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आया। अब ये जो मोमेंट एक्स्ट्रा यहाँ पर आया, तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मोमेंट प्लस का 8 लगा दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बताया था, कैरी ओवर मोमेंट। ध्यान करिए, जिस जगह पर मोमेंट लगा उसके दूसरी साइड देखिए, उस जगह पर अगर फिक्स्ड है तो उसका हाफ मोमेंट हम सेम साइन के साथ दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि ए पर आप काम कर रहे थे, ए से बी की ओर जो मोमेंट है उस पर आप काम कर रहे थे, देखा आपने ये इंड क्या है, फिक्स्ड है। अब इस इंड पर फिक्स्ड है तो इसका हाफ मोमेंट मतलब 8/2 मतलब 4 ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए 8, अब आपका बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो ये पूरा तो नहीं हो पाएगा। इसमें तक में किसी को कोई दिक्कत है बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके आगे का मैं आपको फिर से बताऊंगी जब मैं अगला कल क्लास फिर से लूंगी मैं आप लोगों की, तो कल बता देती हूँ मैं आपको। इसमें तक में किसी को कुछ पूछना है बेटा तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब ये पूरा तो नहीं हो पाएगा। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर लीजिए। कैरी ओवर मोमेंट, कैरी ओवर मोमेंट मैंने बताया तो बेटा कैरी ओवर मोमेंट जो है वो क्या होता है कि आपने, अच्छा कैरी ओवर मोमेंट क्या है और ये कितना m/2 ही क्यों लिया, वो सब इसके लिए अभी डिराइव होगा फॉर्मूला, ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। बट बहरहाल अभी क्या है, कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है कि एक स्पान के एक इंड पर